of Earth Sciences. This is Akansha and you are watching part 3 of CSIR NET June 2023 solutions. In the first two videos, we solved the part B of the paper, and in this video we will solve part C. If you haven't watched the first two videos, I would recommend that you watch them and then come back to this video. The link of the videos is in the description box. Let's begin with question number 1 of part C. A cyclone with a central low of 950 HPA is embedded in a region with surface pressure of 1020 HPA. The height of 250 HPA level is same within and outside the cyclone. If the mean virtual temperature of the surface to 250 HPA layer is 10 degree within the cyclone, the same outside the cyclone will be dash by approximately dash degree Celsius. ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है बट इट इज़ प्रिटी इजी. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा है कि एक साइक्लोन है जिसके अंदर जो सेंट्रल लो है वो 950 HPA है, उसको एक ऐसे रीजन में एम्बेड किया गया है जहाँ पे प्रेशर क्या है 1020 HPA. अब 250 HPA लेवल पे जो हमारी हाइट है एटमॉस्फेयर की वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों में बराबर है. सो हमें फाइंड करना है कि जो मीन वर्चुअल टेम्परेचर है, अगर अंदर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर कितना होगा और वो लोअर होगा या हायर होगा, और कितना लोअर या कितना हायर होगा ये हमें फाइंड करना है. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे हिप्सोमेट्रिक इक्वेशन से. सो हिप्सोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? H इज इक्वल टू R इंटू टी. R इज हमारा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T हमारा वर्चुअल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय ln P1 अपॉन P2. अब ये हिप्सोमेट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है? ये बेसिकली दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेशियोज को कोरिलेट करती है विद द इक्विवेलेंट एटमॉस्फेरिक लेयर हाइट. सो यहाँ पे क्या कहा है कि 250 HPA लेवल पे दोनों इनसाइड द साइक्लोन एंड आउटसाइड द साइक्लोन हाइट क्या है? बराबर है. सो हम इसी चीज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हाइट इनसाइड इज इक्वल टू हाइट आउटसाइड. सो लेट्स सी, हाइट इनसाइड क्या है हमारा? R इंटू वर्चुअल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 डिग्री ऐड करेंगे. सो क्या हो जाएगा? 283 केल्विन डिवाइडेड बाय G ln P1 क्या है हमारा? 950. इसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं? विद 250 HPA लेवल. सो ये हो गया हमारा हाइट इनसाइड. अब हम देखते हैं हाइट आउटसाइड कितना होगा. हाइट आउटसाइड हो जाएगा हमारा R इंटू, हमें वर्चुअल टेम्परेचर पता करना है, सो वी विल राइट इज एट TV डैश डिवाइडेड बाय G ln, ये कितना है हमारा? 1020 HPA डिवाइडेड बाय अगेन 250 लेंगे क्योंकि इसी प्रेशर पे हमारी हाइट बराबर है इनसाइड और आउटसाइड. ओके, तो ये हो गया हमारा. अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे. ओके, सो बेसिकली दोनों साइड से R और G कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड कॉमन है. सो हम इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं. यू नीड टू रिमेंबर कि हम इन्हें डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें इक्वेट कर रहे हैं. ओके, सो G से G कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास क्या बचेगा? 283 ln 950 अपॉन 250 इज इक्वल टू TV डैश ln 1020 अपॉन 250. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. सो ये हो जाएगा 283 इंटू 1.33 इक्वल टू TV डैश इंटू 1.406. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 376.69 आ जाएगा. और इधर हमारा क्या बचेगा? TV डैश. तो हम इसको इधर ले आते हैं 1.406 को, तो ये हो जाएगा हमारा TV डैश. इट विल कम अराउंड 268.69 इक्वल टू TV डैश. हमने TV डैश फाइंड कर लिया. अब इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम इसको 273 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली -5 डिग्री सेल्सियस. और इनसाइड हमारा टेम्परेचर क्या है?
10 डिग्री सेल्सियस। सो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, टीवी डैश माइनस टीवी क्या हो जाएगा, ये -5 -10, क्योंकि ये 10 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा -15। यानी कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इट विल बी लोअर एंड बाय हाउ मच, बाय 15 degrees. So let's see which option is correct. So the correct option is option 1, lower, and it will be lower by 15 degrees. Moving on to question number 2. Consider the following statements and choose the correct option. Statement A. The impoundment of a river decreases its downstream entrainment capacity. Statement B. River flow velocity drops in a reservoir. Okay. इम्पाउंडमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी रिवर को हमने रोक दिया या फिर उसको हमने किसी तरह से कंटेन कर दिया एक पर्टिकुलर एरिया में। अब ये कह रहा है कि उससे उसकी डाउनस्ट्रीम एंट्रेनमेंट कैपेसिटी पर डिक्रीज होगी। ओके, एंट्रेनमेंट का मतलब क्या है, कोई भी फ्लूइड अपने अंदर सेडिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट अगर कर लेता है तो उसको हम कहते हैं एंट्रेनमेंट, यानी कि उसने वो पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर कर लिया है, वो पार्टिकल्स उस फ्लूइड के साथ फ्लो करेंगे। अब क्या होता है, रिवर जैसे ही किसी रिजर्वायर के अंदर या इम्पाउंडेड एरिया के अंदर जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शन, फ्लो का क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। बट एंट्रेनमेंट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर, जैसे कि उसकी विस्कोसिटी पर, और वो दूसरा डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि हमारा बेड कोहेसिव है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारा जो बेड है जहाँ पर हमारा ये फ्लो हो रहा है वो लिथिफाइड है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बॉन्डेड है एक दूसरे से, तो वेलोसिटी कितनी भी तेज होगी वो पार्टिकल्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगी। सो हमें इन पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक तो टर्बिड अगर फ्लो होगा हमारा तो भी पार्टिकल्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो बेड है वो कैसा होना चाहिए, नॉन कोहेसिव होना चाहिए। सो इम्पाउंडमेंट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट। देन वी हैव स्टेटमेंट बी, रिवर फ्लो वेलोसिटी ड्रॉप्स इन रिजर्वायर। एज आई टोल्ड यू कि जैसे रिजर्वायर के अंदर हमारा कोई भी रिवर जैसे जाता है तो उसकी जो फ्लो का क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। So option B is correct. So let's see. Statement B is right. Statement A is wrong. So let's see. Both A and B are true. No. Both A and B are false. No. A is true but B is false. A is false but B is true. So this is the right answer. Moving on to question number 3. Imbrication is a good indication to identify which type of deposit. Okay. Imbrications में क्या होता है basically? जो हमारे क्लास होते हैं या पेबल्स होते हैं वो एक प्रेफर्ड ओरिएंटेशन शो करते हैं, यानी कि किसी, जैसे सपोज एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पर किसी भी ऑब्स्टिकल की वजह से सपोज ये हमारा एक क्लास है वो यहाँ पर फंस गया। अब इधर से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है और ये क्लास इस प्रेफर्ड ओरिएंटेशन में यहीं पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली जहाँ पर फ्लो हो रहा है, और फ्लो कहाँ पे होता है, रिवर में। सो द आंसर वुड बी फ्लूवियल, क्योंकि हमें ये रिवर्स के अंदर देखने को मिलता है। सो द आंसर वुड बी फ्लूवियल इन्वायरमेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, while nitrogen is the most abundant element in the Earth's atmosphere, concentration of carbon is much lower. Statement B, carbon dioxide reacts with seawater and forms bicarbonate and carbonate, making the concentration of carbon more than nitrogen in the ocean. Choose the correct option. Okay, as we all know, nitrogen is the most abundant element in the Earth's atmosphere. It is around 78% in the atmosphere, while carbon dioxide is 0.04% in the atmosphere. Okay, so statement A is true. Then we have CO2 reacts with seawater and forms bicarbonate and carbonate, making the concentration of carbon more than nitrogen in the ocean. So these are the concentration of major gases in the ocean water. So as you can see, the concentration of carbon dioxide is 90 ppm, nitrogen is 14 ppm and oxygen is 6 ppm.
So we can see that carbon dioxide is much higher than nitrogen. So option statement B is also true. So let's see which option is right. Both statements are true. So this is the correct answer. Moving on to question number 5. The following diagram shows phase relation in orthoclase Elbite system at 1 bar pressure. If P is the initial composition of the liquid, which one of the following statement is incorrect regarding cooling and crystallization of the liquid? Okay, so हमारी initial composition क्या है? P, and it is asking कि कौन सी statement is wrong. Okay, so let's see. The initial composition of the liquid contains 40% Elbite and 60% orthoclase. So हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमारा orthoclase कहाँ है? इस साइड, and this is Elbite. So इनिशियल कॉम्पोजिशन हमारा P कहाँ पे है? यहाँ पर. ओके, सो दिस इज क्लोजर टू ऑर्थोक्लेस. हमें क्या देखना होता है हमेशा? एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है. जब भी हमें कीमोग्राफिक डायग्राम्स देखने हैं जिस पे हमें कंसेंट्रेशंस पता करनी है, तो हमें क्या देखना है? जैसे हमारा ऑर्थोक्लेस यहाँ पर है, तो यहाँ पर द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर्थोक्लेस वुड बी 100, एंड एज वी विल मूव अवे फ्रॉम ऑर्थोक्लेस हमारी कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम होती जाएगी. ओके, so you can see यहाँ पर it is 100, then here it is 80, and यहाँ पर it is 60. So orthoclase is 60%. Let's see, orthoclase 60%, right? और 100 में से 60 orthoclase है तो कितना बचा है? 40. So Elbite will be 40%. So this first statement is correct. We have to find the incorrect statement. Okay, so the first statement is not the right answer. Then we have at point Q, the proportions weight percent of crystal and liquid are 33% and 66% respectively. Okay, so let's see. यहाँ पे हमारा Q point है, यहाँ पे हमारा क्रिस्टल फॉर्म होगा. उस क्रिस्टल में वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? 50 to 20. So out of the total 30, this much portion is crystals, and this much portion is, this one is liquid and this one is crystal. Let's call it C. So हमारा percent of liquid कितना होगा? From 40 to 20, that is 20 out of 30 into 100. 2/3 क्या हो जाता है हमारा? 66.67%. एंड क्रिस्टल्स हमारे कितने होंगे? 10/30 into 100. Okay, percent of crystals. So 1/3, which is equal to 33.33%. So option 2 is also correct. Then we have, on complete crystallization of the liquid, the final composition of the rock contains 60% perthite and 40% antiperthite. Okay, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए. परथाइट और एंटीपरथाइट क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली फॉर्म नहीं होते. अगर हमारा जो फाइनल कॉम्पोजिशन है वो ऑर्थोक्लेज रिच है तो हमें परथेटिक टेक्सचर देखने को मिलेगा, और अगर वो एल्बाइट रिच है तो हमें एंटीपरथेटिक टेक्सचर देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर हमारी फाइनल कॉम्पोजिशन जो हमारा रॉक फॉर्म होगा उसकी फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है? इट हैज़ मोर ऑर्थोक्लेज, सो हमें परथाइट टेक्सचर देखने को मिलेगा, एंड वी विल नॉट सी एंटीपरथाइट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि परथाइट और एंटीपरथाइट दोनों साइमल्टेनियसली फॉर्म नहीं होते हैं. So this option is not right. On cooling of liquid, the first appearance of Elbite exsolution in orthoclase occurs at 600 degree Celsius. As you can see कि यहाँ पे हमारे इस इतने एरिया में, यानी कि यहाँ पर हमें सिंगल फेल्डस्पार देखने को मिलेगा, बट एज सुन एज वी हिट दिस कर्व यहाँ पे एट 600 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक्सोल्यूशन देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे यानी कि एट लोअर टेम्परेचर्स हमें एक्सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि फेल्डस्पर के हमें दो इंटरग्रोथ्स देखने को, मतलब बेसिकली इंटरग्रोथ्स देखने को मिलेगी. एक होस्ट होगा और उसके अंदर हमें एक दूसरे वाले फेल्डस्पर की इंटरग्रोथ देखने को मिलेगी. अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे. अगर ऑर्थोक्लेज ज़्यादा होगा, ऑर्थोक्लेज होस्ट होगा और उसमें इंटरग्रोथ होंगे एल्बाइट के, तो हम उसको बोलेंगे परथाइट, और अगर उल्टा होगा तो हम क्या बोलेंगे? एंटीपरथाइट. सो यहाँ पे सबसे पहले एक्सोल्यूशन कहाँ पे वो देखने को मिल रहा है हमें? 600 डिग्री सेल्सियस पे. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर
not the right, sorry, first two options are not the right answer, and even the last option is also not the right answer. The correct answer would be option 3 because this is the only option that is incorrect. So the right answer is option 3. Moving on to question number 6. A is a gravity station at latitude 15 degrees north, B is 10 kilometers south, and C is 10 kilometers north of A. The observed gravity values at B and C are 4.06 mgals smaller and 2.10 mgals larger than A, respectively. Which one of the following statements is true? Okay. To solve this question, we need to use this formula. So this tells us about the change in gravity per kilometer when we move either north or south of a particular latitude. Okay. So if we put 15 degrees here, we get 0.8140 sine 2 lambda will become 15 into 2 will become 30 sine 30 degrees, and sine 30 is 0.5, so it will become 0.470. Okay, now this much the latitude will change in 1 kilometer, but we need to find it for how much. Both of them are 10 kilometer north and south, so for C we will multiply it by 10. Okay, it will become 4.70, and for B again it will become same because it is also 10 kilometer apart, so for B also the value will come around 4.70. Okay, now it is saying at that C is 10 kilometer north of A, so the gravity value should change by 4.70 mgals. This is A, this is C, and this is B. B pe how much it is changing? For observed gravity values for B is 4.06 smaller, and for C it is 2.10 mgals larger. So we can say that this value is in negative because we are moving towards south. So when we go towards south, the value will decrease, and when we move towards north, the value will increase. So we will obviously observe increased gravity values at C, but it should increase by 4.70 mgals. But instead, it is just increasing to 2.10 mgals. So there is something that is causing the gravity to become less, and at B it is approximately equal to 4.70. So we can say that A and B are on the same level, that they are on the same elevation, but at C there is something that is causing the gravity values to decrease. And what could it be? It could be presence of higher elevation. So let's see, B and C are as at the same elevation as at A. This is not right. B is at the same elevation at A, but C is at higher elevation. So this option is correct. Let's see other option. B is at the same elevation as A. That is correct. But C is at a lower elevation. If C were at a lower elevation, तो हमें gravity की values 4.70 से ज़्यादा increased देखने को मिलती, क्योंकि gravity height के साथ decrease होती है. So अगर elevation कम होता तो हमें gravity की value और थोड़ी सी ज़्यादा मिलती. Okay, so this option is not right. B is at lower elevation than A. B और A में जो latitude से हम south move कर रहे हैं उसकी वजह से जो change आना चाहिए था वो change approximately बराबर आ रहा है. So that means they are at the same elevation. There is nothing that is causing the gravitation to either increase or decrease. So जितनी हमें observed value वहाँ पे होनी चाहिए थी उतनी ही हमें मिल रही है. That means they are at the same elevation. So last option is also not correct. So the right answer would be option B. B is at the same elevation as A, but C is at higher elevation because वहाँ पे हमें gravity की observed value से कम value मिल रही है
because there is something that is decreasing the gravity value, and that particular factor is elevation. Moving on to question number 7, which one of the following mineral would moving on to question number 7, which one of the following mineral would replace hypersthene in the normative composition of silica undersaturated igneous rock? Okay, अब नॉर्मेटिव कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल परसेंटेजेस हैं ऑक्साइड्स की किसी भी मिनरल में या किसी भी रॉक के अंदर, उसको हम एक आइडियलाइज्ड कॉम्पोजिशन में चेंज कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम क्लासिफिकेशन करने के लिए. इसको हम नॉर्मेटिव मिनरोलॉजी या नॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. ओके, सो सिलिका अंडर सैचुरेटेड रॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है ल्यूसाइट. ल्यूसाइट बेसिकली एक फेल्ड्स्पाथोइड मिनरल है, सो ये भी हमें सिलिका अंडर सैचुरेटेड रॉक्स में मिल सकता है. देन वी हैव वोलास्टोनाइट, डाइऑक्साइड एंड ओलिवीन. डाइऑक्साइड इज अगेन अ पायरोक्सीन, feldspathoid. So we can find all these minerals in silica under saturated rock. पर olivine के केस में क्या होता है? हाइपरस्थीन का फॉर्मूला होता है MgFe SiO3, और जब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं देन इट कन्वर्ट्स टू FeMg SiO4 प्लस SiO2. यानी कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सो दिस हाइपरस्थीन ब्रेक्स डाउन इनटू olivine, sorry, this is 4 olivine plus quartz. दैट मीन्स कि जो सिलिका अंडर सैचुरेटेड रॉक है वहाँ पे हाइपरस्थीन को कौन रिप्लेस करेगा? बिकॉज देर इज नो क्वार्ट्ज प्रेजेंट, सो द हाइपरस्थीन विल बी रिप्लेस्ड बाय olivine because they cannot exist together. So this one would be the right answer. Moving on to question number 8, which one of the following lithostratigraphic units are correctly paired? Okay, first let's see Mahadek formation, and it is paired with Kudappa basin. Mahadek formation is found in Assam and Meghalaya, which are in the northeast, whereas Kudappa basin is in the south. So this definitely does not match correctly. Then we have Ongal domain, and it is matched with southern granulite terrain. Ongal domain is found in the eastern Ghats. Eastern Ghat mobile belt. So this is also matched incorrectly. Then we have Biraj granite. Biraj granite is equivalent to Aravali granite. And Singhbhum is, Aravali is not found in Singhbhum craton, so this one is also not correct. Then we have Ambaji basin, and it is matched with South Delhi terrain, and this one is matched correctly because Ambaji is found in the South Delhi terrain of Aravali basin. Sorry, Aravali Delhi mobile belt. So this one is matched correctly. Moving on to question number 9. The following figure shows locations of a few volcanic islands on an active tectonic plate. The number on them indicates their ages in million years the plate is. Okay, we have volcanic islands. So volcanic islands कब फॉर्म होते हैं? जब दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं. Suppose this is an oceanic plate and this is another oceanic plate, and the denser one will sink below the lighter one, and यहाँ पर we will see some lava some magma will form, and it will form these volcanic islands. Okay, सो बेसिकली दो ओशंस के कन्वर्ज होने पे हमको वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं. सो लेट्स सी. सो वी हैव टू फाइंड द प्लेट इज ओशनिक एंड सबडक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट अंडर अ कॉन्टिनेंटल प्लेट. सो दिस वन इज रॉन्ग, ऑल्दो इट इज एन ओशनिक प्लेट बट इट इज नॉट सबडक्टिंग अंडर अ कॉन्टिनेंटल प्लेट. कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस में हमें आइलैंड आर्क्स देखने को मिलते हैं. सो दिस वन इज रॉन्ग. ओशन एंड ओवरराइडिंग ओवर अ सबडक्टिंग ओशन प्लेट ऑन द वेस्ट, this one is right.
continent and overriding over a subducting ocean plate. Again, these oceanic islands, they are formed from the surface of the ocean itself. They're not found from the surface of continents. So this plate cannot be continental plate. So this one is not right. Continental and moving northwards over a hotspot. Again, this is a oceanic plate because ocean volcanic islands हमें ocean surface से देखने को मिलते हैं. So this is not right. So here you can see the diagram. This is first oceanic plate, this is the second oceanic plate, and it is subducting under the first plate, and we can see here volcanic island arc. So these are formed due to the subduction of due to the collision of two oceanic crusts, and the lighter one overrides and the denser one sinks below it. So the right option is option 2. Moving on to question number 10. The criteria for declaring the onset date of Indian southwest monsoon over India is not based on. ओके, सो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है. अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि द ऑनसेट ऑफ मॉनसून हैज़ स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि केरला के अंदर जो 14 रिकॉर्डिंग स्टेशंस हैं उनमें से 60% स्टेशंस रेनफॉल रिकॉर्ड करें ऑफ एटलीस्ट 2 millimeter for 2 consecutive days. So the first option is the observed rainfall over Kerala in early June in terms of both magnitude and spread of rainfall. So 14 में से 60% पे रेन रिकॉर्ड होनी चाहिए. So that is related to the spread of rainfall, and the 2 millimeter यानी the amount is related to the observed rainfall in Kerala. So this option is right. Then the second criteria is that the depth of the westerlies should be at least 600 HPA and the speed should be at least 28 to 37 km per hour in the area from 5 degrees to 10 degrees latitude, and Kerala has the latitude of 10 degrees. So this option, let's see which option is right according to this. The observed strength and vertical extent. So depth is related to the vertical extent and strength is related to the speed. So this option is also correct. Then the last option is observe moisture content up to mid troposphere in the early June in and around Kerala. So रेनफॉल होने के लिए हमको मिड ट्रोपोस्फेयर तक मॉइस्चर कंटेंट चाहिए जिससे क्लाउड फॉर्मेशन हो. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Last option is the observed latitudinal location of subtropical westerly jet stream over Kerala in early June. So we don't need the latitudinal location of the westerlies. Instead, what we need the strength and vertical extent of the westerlies in these latitude from 5 degree to 10 degree, and Kerala falls within this value. So this option is not correct. So this is the right answer, option 2. Moving on to question number 11. Match the following SP logging response in column 1 with the corresponding causes in column 2. So self potential logging का हमको यहाँ पे मैच करने हैं रिस्पॉन्सेज. सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव SP. सो नेगेटिव SP ऑब्जर्व होता है जब मड फिल्ट्रेट की रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंटरस्टिशियल वाटर दैट इज प्रेजेंट. सो P is matched with A. Then we have SSP. SSP is static self potential. So static self potential हमें किस केस में देखने को मिलता है? जब हमारी जो बेड्स हैं वो क्या हो, थिक हो, उसके बाद उनके अंदर वाटर बियरिंग हो, वो परमिएबल हो और वो क्लीन हो, यानी कि उनके अंदर शेल ना प्रेजेंट हो, 100% वो सैंड से बने हो. सो SSP is seen in case of sand beds with 100% saturation. So this one is Q is matched with D. Then we have positive SP. So positive SP is opposite of negative SP. So ये किससे होगा? जब हमारा interstitial water की resistivity ज़्यादा होगी as compared to resistivity of the mud filtrate. So this will match with option B. Then we have PSP. PSP क्या होता है? दिस इज सूडो सेल्फ पोटेंशियल. सूडो सेल्फ पोटेंशियल हमें कब देखने को मिलता है? जब बेड्स के अंदर शेल प्रेजेंट हो. तो हम वहाँ पे जो स्टैटिक एसपी ऑब्जर्व होता है उसको हम सूडो स्टैटिक
सेल्फ पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि वो हमें लगेगा कि स्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल है, बट इट विल बी सूडो स्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शेल्स. So it will match with shaly sandstone bed. Okay, so P is matched with A. Let's see which option has P and A. So these two options got cancelled. P with A. Q is matched with D. Okay. Then R is matched with B. R is matched with B and S is matched with C. So option 3 is the right answer. Moving on to question number 12. In Himalaya, great earthquakes are associated with slip along which one of the following major thrusts? Okay, so great earthquakes ऐसे earthquake होते हैं जिनका magnitude 8.0 से ज़्यादा होता है on the Richter scale और ये बहुत ज़्यादा destructive earthquakes होते हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमारे पास है मेन हिमालयन थ्रस्ट. मेन हिमालयन थ्रस्ट बेसिकली एक डी कॉलिमेंट है जो हिमालयन रेंज के नीचे हमें देखने को मिलता है. देन वी हैव मेन बाउंड्री थ्रस्ट. मेन बाउंड्री थ्रस्ट बेसिकली लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज को के बीच में एक बाउंड्री है. देन वी हैव मेन सेंट्रल थ्रस्ट. मेन सेंट्रल थ्रस्ट बेसिकली ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में बाउंड्री है. एंड द लास्ट इज साउथ टिबेटन डिटैचमेंट. साउथ टिबेटन डिटैचमेंट हमें कहाँ मिलती है? बेसिकली ग्रेटर हिमालयाज और ओवरलाइंग टिथीज हिमालय के बीच में एक लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट है जिसको हम साउथ टिबेटन डिटैचमेंट कहते हैं. आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स जो रिकॉर्ड हुए हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक्स वैरी करते हैं फ्रॉम 5.56 टू मोर देन 8.0 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं. एज कम्पेयर टू दीज अदर 3 ऑप्शंस, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं वो मेन हिमालयन थ्रस्ट में देखने को मिलते हैं. सो दिस वन इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉकर सर्कुलेशन. ओके, सो वॉकर सर्कुलेशन के केस में क्या होता है? हमें हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर और लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है इंडोनेशिया के ऊपर. सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस ओवर इंडोनेशिया. एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस हमें ऐसे एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर हाई प्रेशर होता है. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है इंडोनेशिया में. सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट. इंस्टेड हमें एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस कहाँ देखने को मिलेगी? ईस्टर्न पैसिफिक के ऊपर. सो दिस ऑप्शन वुड बी राइट. इट इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस ओवर ईस्टर्न पैसिफिक. Then we have the next option. Sea surface temperature over Western Pacific is higher than Eastern Pacific. Western Pacific में the temperature is around 28 degrees Celsius and in the East Pacific it is around 5 to 10 degrees Celsius. So this option is also correct. Next is it is meridional circulation between equator to 30 degree north. ये हमें basically कहाँ मिलता है? 18 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में. So this option is also wrong. So correct option कौन कौन से हैं? C and D. Let's see. A and B are true. Not right. A and C are true. C is true but A is not true. So not right. B and D are true. B and D are. D is true but B is false. So this is not right. So the correct option would be C and D are true. Moving on to question number 14. Which one of the following phytoplankton biomass distribution pattern, chlorophyll A fluorescence, can be expected in oligotrophic seas under prolonged summer days? Okay, so chlorophyll A basically एक proxy है for the phytoplankton biomass distribution. यानी कि जितना ज़्यादा chlorophyll A होगा उतना ज़्यादा हमें phytoplanktons का biomass देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली उसको यूज़ करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए. सो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा. बट ओलिगोट्रॉफिक सीज में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लो होती है, यानी कि हमें कम ऑर्गेनिजम्स, कम फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं. लेकिन समर डेज में क्या होता है? वहाँ पर ओशन के डेप्थ में हमें नॉट ऑन द बॉटम बट एट अ पर्टिकुलर डेप्थ विच इज़ बिलो द सरफेस बट इट इज़ नॉट इन द बॉटम. सो हमें मिडिल में कहीं पे थोड़ा सा कोल्ड वाटर देखने को मिलता है जहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और वहाँ पे हमें कोल्ड वाटर फिशेस भी मिलती है जैसे कि ट्राउट. सो ये हमें समर्स में बेसिकली देखने को मिलता है. सो लेट्स सी विच डायग्राम इज करेक्ट.
एज यू कैन सी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमारा डेप्थ में इट इज डिक्रीजिंग और सरफेस पे इट इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज नॉट राइट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि डेप्थ में हमें ज़्यादा क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. सो दैट वुड बी राइट. यहाँ पे यू कैन सी देर इज प्रोडक्टिविटी ऑन द सर्फेस ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Then the next is the productivity is decreasing as we are going to the depth. So again this is also not right. Last option is surface पे हमें chlorophyll A कम देखने को मिल रहा है and the phytoplanktons are increasing in the deep and then again decreasing. So this one is the. Moving on to question number 15. If a vertical photograph is taken at a flying height of 5000 meter above sea level using a camera with 152 mm focal length lens, then what would be the photo scale at points A and B which lie at elevation of 1200 meter and 1960 meter respectively. इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला चाहिए. जिसको हमारा स्केल क्या होगा, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द एरोप्लेन माइनस द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड. अब इन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा. बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम कर सकते हैं, वो क्या है, यूनिट्स हम गड़बड़ कर सकते हैं. क्योंकि हमें सारी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हमें सारी यूनिट्स पहले सेम करनी है. सबसे पहले हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो हमें mm में दी हुई है. सो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी हाइट किस में दी हुई है, मीटर में. सो 152 mm को कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0.152 मीटर. ओके, हाइट क्या है, हमारी फ्लाइंग हाइट है 5000 मीटर. सो 5000 माइनस एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड एट पॉइंट ए इज 1200. सो ये हो गया हमारा 0.152 अपॉन 3800. ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. 19 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0.008. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000. सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 25,000. ये हो गया हमारा पॉइंट ए के लिए. पॉइंट बी के लिए भी हम सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.152 अपॉन 5000 माइनस 1960. यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 20,000. सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट. 1:25,000 and 1:20,000. So this one is the right option. For the next question, analysis of time series data of kinetic energy shows a spectral peak at a periodicity of 24 hours. If this periodicity corresponds to an inertial oscillation, what is the latitude at which the velocity observations are taken? Okay, so यहाँ पे हमें देखना है हमारा मेन टर्म क्या है, पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी हमारी कितनी है 24 आवर्स. सो पीरियोडिसिटी इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन एफ. एफ इनर्शियल ऑसिलेशंस के केस में एफ हमारा क्या होगा, कोरियोलिस फ्रीक्वेंसी या कोरियोलिस पैरामीटर. एंड दिस एफ इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन थीटा. ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, विच इज इक्वल टू 7.2921 इंटू 10⁻⁻5 रेडियंस पर सेकेंड. अब हमारी पीरियोडिसिटी आवर्स में दी है, तो हम इस पीरियोडिसिटी को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में. सो 2 पाई अपॉन 2 इंटू हमारा एफ के जगह पे हम ये इक्वेशन रखेंगे, 2 इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 7.2921 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू पीरियोडिसिटी 24 आवर्स सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 86400 सेकेंड्स. ठीक है, क्योंकि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी पर सेकेंड्स में दी हुई है, तो इसलिए हम पीरियोडिसिटी को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमने जो एंगुलर वेलोसिटी ली है वो रेडियंस पर सेकेंड में है. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी इसमें हमारा एक वैल्यू रह गई जो क्या है, साइन थीटा. थीटा क्या है हमारा, वो लैटिट्यूड है जिसपे ये हमारी इनर्शियल ऑसिलेशन ऑब्जर्व हुई है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे साइन थीटा फाइंड करना है. अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा साइन थीटा आएगा वो रेडियंस में आएगा. ठीक है, और हमें उसको रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
0.522 रेडियंस। क्यों रेडियंस में क्यों आया? क्योंकि हमारी जो ओमेगा की वैल्यू थी वो भी रेडियंस पर सेकेंड में थी, सो इसलिए हमारा साइन थीटा की वैल्यू भी रेडियंस में आएगी। अब हम इसको रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.9 रेडियंस। सो लेट्स सी विच इज द राइट आंसर। 10 degrees, 24 degrees, 30 degrees and 45. So 29.9 is approximately equal to 30 degrees. So this one would be the right answer. Moving on to question number 17. At an altitude equivalent to 50% of the scale height of the atmosphere, 8 kilometers, the air density will be approximately dash percent of surface air density. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या यूज़ करेंगे हम? सबसे पहले स्केल हाइट कंसिडर करते हैं क्या होता है। स्केल हाइट बेसिकली ऐसी हाइट है जिसके साथ साथ हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज होती है विद द फैक्टर ऑफ 1/e। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी भी ले सकते हैं, प्रेशर भी ले सकते हैं। प्रेशर भी हम जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है डिक्रीज होता है, डेंसिटी भी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस एच अपॉन कैपिटल एच। कैपिटल एच हमारा स्केल हाइट है और एच है हमारा कोई भी इंटरमीडिएट हाइट बिटवीन टू स्केल हाइट्स। ठीक है, सो हमारा रो क्या हो जाएगा? रो नॉट बेसिकली सरफेस पे हमारी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। सो रो नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस हमारा स्मॉल एच क्या होगा? 50% ऑफ स्केल हाइट दैट इज 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय स्केल हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर्स। सो हमारा रो क्या हो गया? रो नॉट ई टू द पावर माइनस 0.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा रो नॉट इंटू 0.6065। अब हमें इसको कंपेयर करना है सरफेस एयर डेंसिटी से। सो हम 4 किलोमीटर्स वाली हाइट पे जो डेंसिटी है उसको डिवाइड करेंगे किससे? सरफेस डेंसिटी से। ये हो गई हमारी एट हाइट 4 किलोमीटर्स। अब हम इसे डिवाइड करेंगे विथ सरफेस डेंसिटी, वो कितनी है हमारी? रो नॉट, एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100 क्योंकि हमें इनका जो डिफरेंस है वो किस में निकालना है? परसेंटेजेस में। सो रो नॉट से रो नॉट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा? 60.65%। ओके, एंड विच इज ऑप्शन 3। सो दिस वन इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह प्रेशर निकालना होता तो भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? रो की जगह हम क्या लेते? प्रेशर। P इक्वल टू P नॉट ई टू द पावर माइनस H अपॉन H। ओके, moving on to question number 18. In the given schematic plot from surface to 1000 meters showing the subsurface euxinic condition for tropical ocean, what parameters are represented by blue, green and red curves? Okay. So euxinic conditions क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे एनॉक्सिक और सल्फाइडिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है और सल्फाइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे O2 will be low and H2S will be high। और ऐसे ओशंस में या ऐसे सीज में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है ओशन वाटर के अंदर, यानी कि ऊपर एक अलग स्ट्रैटा होगा, नीचे एक अलग स्ट्रैटा होगा, दोनों की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। अब क्या होगा? ऊपर वाली एरिया में हमें थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी और वहाँ पे हमें ऑक्सीजन थोड़ी सी सरफेस के क्लोज हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। बट जैसे जैसे हम बॉटम में जाएंगे वहाँ पर हमारी H2S फ्री H2S की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो टॉप पर हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, और बॉटम में हमें क्या मिलेगा? H2S। उसके बीच में हमें मिलेगा NO3। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है नाइट्रोजन का और हमें वहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी विल डिक्रीज। सो बॉटम में हमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो लेट्स सी। सो हमें H2 कहाँ मिलेगा? इट विल बी फाउंड नियर दी सरफेस। सो लेट्स सी विच ग्राफ हैज इंक्रीजिंग। ओके, सो एज यू कैन सी दिस ग्रीन ग्राफ, यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंग एंड एज वी आर गोइंग टू द डेप्थ इट इज गोइंग कॉन्स्टेंट एंड देन इट इज डिक्रीजिंग टू 0। यहाँ पे ये डेप्थ में जैसे हम जा रहे हैं ये 0 पे पहुंच गया।
और यहीं से यू कैन सी एज दिस वन इज रीचिंग जीरो अनदर क्वांटिटी इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज in the depth. So this blue curve will represent H2S and this green will represent O2. So surface के close हमें O2 मिलेगा, depth में हमें H2S मिलेगा and बीच में we will get NO3. So let's see which option is right. So green is H2, O2 sorry. So यहाँ पे हमारे पास दो options में O2 में green है, तो ये दोनों options तो cancel हो गए. Then blue is H2S, blue is H2S and red is NO3. Okay, so option 4 is the right answer. Moving on to question number 19. Consider the following statements regarding trace of fault scarps. The steeper the dip of the fault surface, the more linear the resulting fault scarp. Okay, so as you can see, first of all let's understand कि fault scarp क्या होता है. Fault scarp basically एक steep wall जैसा structure होता है जो फॉल्ट ब्लॉक्स के रिलेटिव मूवमेंट से बनता है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक फॉल्ट ब्लॉक है, ये दूसरा फॉल्ट ब्लॉक है और इनके बीच में हमें एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फॉल्ट स्कार्प. अब क्या कह रहा है, स्टीपर द डिप ऑफ द फॉल्ट सर्फेस द मोर लीनियर द रिजल्टिंग फॉल्ट स्कार्प. सो हमारा बेड जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा, यानी कि वो जितना क्लोज होगा, उसकी डिप जितनी क्लोज होगी टुवर्ड्स 90 डिग्रीज, हमें उतना ही लीनियर फॉल्ट स्कार्प देखने को मिलेगा. सो लेट्स सी हियर, अगर हमारा ये बेड स्ट्रेट होता ऐसे, ओके, सो हमारा ये जो फॉल्ट स्कार्प है अभी ये इंक्लाइंड है. यू कैन सी हियर कि ये इंक्लाइंड फॉल्ट स्कार्प है, इट इज अ बिट इंक्लाइंड. बट अगर ये हमारा वर्टिकल होता तो ये फॉल्ट स्कार्प वुड हैव बीन मोर लीनियर एज कंपेयर टू बिफोर. So this option is correct. Next option is, in case of low angle or nearly horizontal thrust fault, even without erosional dissection, the scarp will follow the topography. Okay, so यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा लो एंगल थ्रस्ट फॉल्ट है. यू कैन सी ये हमारा स्कार्प, फॉल्ट स्कार्प हो गया, दिस एरिया बेसिकली. सो ये वाला फॉल्ट स्कार्प क्या टोपोग्राफी का एलिवेशन फॉलो करेगा. ये वहीं पर एक्सपोज्ड होगा, उसी एलिवेशन पे एक्सपोज्ड होगा जिस एलिवेशन पे हमारी टोपोग्राफी है. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. देन द लास्ट इज, इफ लैंडस्केप इज इरेगुलर द स्कार्प विल बी साइनस और क्रेनुलेटेड एज अ कंटूर लाइन. सो ये क्या कह रहा है कि अगर लैंडस्केप इरेगुलर है तो हमारा फॉल्ट स्कार्प भी इरेगुलर होगा. सो वो साइनस कैसा होता है, ऐसा, या फिर क्रेनुलेटेड कंटूर लाइंस की जैसी शेप होती है वैसी उसकी शेप होगी. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट आंसर वुड बी ए, बी एंड सी आर करेक्ट. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ओके, सबसे पहले वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लो प्रेशर एरियाज होते हैं जो वार्म सरफेस वाटर के ऊपर फॉर्म होते हैं. सो दे आर एसोसिएटेड विद वार्म कोर, क्योंकि उनके कोर में लो प्रेशर एरिया होता है. सो वहाँ पे हमें वार्म यानी हायर टेम्परेचर देखने को मिलेगा. सो इट्स कोर वुड बी वार्म. सो ए इज मैच्ड विद आर. देन वी हैव थर्मल विंड. थर्मल विंड एक टाइप की जियोस्ट्रॉपिक विंड होती है एंड जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के अंदर बैलेंस किसके बीच में होता है, कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में. सो थर्मल विंड इज एसोसिएटेड विद बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देन वी हैव इनर्शियल मोशन एंड बायोएंसी ऑसिलेशंस. सो इनर्शियल मोशन हमको जेट स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है. सो ऑप्शन सी वुड बी मैच्ड विद जेट स्ट्रीम्स एंड बायोएंसी ऑसिलेशंस वुड बी मैच्ड विद स्टैटिस्टिकली स्टेबल एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ पे स्टैटिस्टिकली स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे हमें बायोएंसी ऑसिलेशंस देखने को मिलती हैं. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए इज मैच्ड विद आर. लेट्स सी. सो 1 and 3 are not right. Then B is matched with P. So the correct answer would be option 4. Moving on to question number 21. Consider the following statements regarding the angular momentum budget for northern hemisphere. Okay, let's start with statement C. The atmosphere loses westerly angular momentum to the earth's surface in middle latitudes. सो मिडिल लैटिट्यूड्स में क्या होता है, हमारी जो विंड होती है वो वेस्टर्नली फ्लो करती है, यानी वहाँ पे वेस्टर्लीज हमें देखने को मिलती है. और एटमॉस्फेयर भी वेस्टर्ली एंगुलर मोमेंटम, हमें बेसिकली वेस्टर्ली एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात हो रही है.
सो विंड और एंगुलर मोमेंटम दोनों वेस्टर्ली फ्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है इट विल गिव दैट एंगुलर मोमेंटम टू द अर्थ. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Then we have the atmosphere gains westerly angular momentum from Earth's surface in low latitudes. Low latitudes या फिर tropics में क्या होता है, westerly wind flow करती है और यहाँ पे सॉरी ईस्टर्ली विंड फ्लो करती है और यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेस्टर्ली. सो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या करेगा, गेन करेगा एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम अर्थ. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. ओके, अब इन दोनों के बीच में, ट्रॉपिक्स और मिड लैटिट्यूड्स के बीच में एक नेट फ्लक्स क्रिएट होता है एंगुलर मोमेंटम का, जो मूव करता है टुवर्ड्स दी पोल्स. और अगर वो पोल्स की तरफ ना मूव करे तो क्या होगा, हमारी ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज दोनों ही डीएक्सेलरेट हो जाएंगी. सो देयर इज अ पोलवर्ड फ्लक्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वेटर वर्ड. सो दिस वन इज नॉट करेक्ट. सो द राइट आंसर वुड बी स्टेटमेंट ए इज false, statement B and C are true. So option 3 will be the right answer. So the next question, which one of the following statements is false? First is photosynthesis increases sea water pH. Okay, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, सो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा फ्रॉम द सी वाटर, उतना ही वाटर कम एसिडिक होगा, और वाटर कम एसिडिक होगा तो उसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा. So photosynthesis से क्या होगा, CO2 will be removed, that will lead to the rise of pH. So this option is right. So it cannot be the correct answer. Rise in atmospheric CO2 has decreased ocean pH. अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा, सो हमारा CO2 ओशंस में भी बढ़ेगा, क्योंकि CO2 गेट्स वेरी इजीली डिजॉल्व इन दी वाटर. सो जैसे जैसे CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा वैसे वैसे वो ओशंस के अंदर भी बढ़ेगा, और ओशंस के अंदर CO2 बढ़ेगा, उससे ओशन वाटर क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक वाटर का पीएच क्या होता है, कम. सो इट विल डिक्रीज द ओशन पीएच. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, सो इट कैन नॉट बी द राइट आंसर. Then we have rise in atmospheric CO2 has affected ocean alkalinity. So this is the opposite of this second statement. As we discussed कि CO2 क्या करेगा, वो एसिडिफाई करेगा ओशन को, जिससे कि pH कम होगा. सो एल्कलिनिटी नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एसिडिटी विल इंक्रीज. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो दिस वन इज द राइट आंसर. लास्ट स्टेटमेंट इज राइज इन एटमॉस्फेरिक CO2 हैज डिक्रीज्ड ओशन कार्बोनेट कंसेंट्रेशन. सो कार्बोनेट की जो pH होता है वो 9.91 होता है. अब जैसे एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज होगा, सो ओशन विल बी एसिडिफाइड, और ओशन एसिडिफाई होगा, सो कार्बोनेट का फॉर्मेशन विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ये क्या है, इसका pH क्या है, इट इज मोर एल्कलाइन, सो इट विल नॉट फॉर्म इन एसिडिक वाटर्स. सो अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा, सो ओशन में कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन विल डिक्रीज. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, सो नॉट राइट आंसर. So option 3 is the right answer. Moving on to question number 23. Match the following. हमें इवेंट को मेन इफेक्ट के साथ मैच करना है. फर्स्ट वी हैव ओपनिंग ऑफ ड्रेक पैसेज. सो ड्रेक पैसेज ओपन हुआ था जब एंटार्क्टिका सेपरेट हो गया था फ्रॉम साउथ अमेरिका. इसकी सेपरेशन की वजह से हमारा एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट की फॉर्मेशन हुई, और ये क्या करता है, बेसिकली वार्म करंट्स को रोकता है एंटार्क्टिका की तरफ जाने से, जिससे क्या होता है, जो ट्रॉपिक्स की हीट होती है वो एंटार्क्टिका तक नहीं पहुंचती. सो ऑप्शन ए इज मैच्ड विद जी. लेट्स सी, ए इज मैच्ड विद जी. सो 3 and 4 आर नॉट करेक्ट. देन वी हैव पनामा सीवे क्लोजर. पनामा सीवे क्लोजर होने की वजह से हमारे 3 चीज़ें हुई. सबसे पहले तो जो हमारा एटलांटिक और पैसिफिक का वाटर था वो मिक्स होना बंद हो गया, नॉर्थ एटलांटिक डीप वाटर की फॉर्मेशन हुई, एंड it also led to the strengthening of Atlantic thermohaline circulation. So option B will be matched with H. So option 1 is the right answer. Let's see the other options too. Then we have closure of Bering Strait. So Bering Strait की closure से क्या हुआ, हमारा Atlantic और North Atlantic और Pacific water की mixing बंद हो गई. उनकी mixing बंद होने से क्या होगा, जो Pacific से फ्रेश वाटर आ रहा था वो एटलांटिक तक नहीं पहुंच पा रहा था, और वो
फ्रेश वाटर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां का वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्टियर. सो डी इज मैच्ड विद एफ. And closing of Indonesian-Australian passage is matched with intensification of Kuroshio current. Okay, so right answer is option 1. Moving on to question number 24. Match the geophysical inversion methods in column 1 with the corresponding associated terms in column 2. Okay, सबसे पहले we have Marquardt-Levenberg least square inversion. ये इन्वर्जन बेसिकली हम नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस बेसिकली कोई सोल्यूशंस नहीं होते हैं उन प्रॉब्लम्स के, एंड इट इज़ मैच्ड विद ओवर डिटरमाइंड प्रॉब्लम बिकॉज दे आर ऑल्सो द सेम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं. इसलिए हम इस ओवर डिटरमाइंड प्रॉब्लम के केस में Marquardt-Levenberg least square inversion यूज़ करते हैं. सो P will be matched with B. Then we have minimum norm least square inversion. It is associated with Lagrange multiplier. So Q will be matched with C. Then we have simulated annealing. Simulated annealing का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा और उसके बाद स्लोली उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं ताकि सिस्टम की जो एनर्जी है वो सेव हो सके. एंड इट इज़ मैच्ड विथ quenching, which is also the same process. So simulated annealing is matched with quenching. Then we have genetic algorithm. Genetic algorithm basically एक constrained या unconstrained problems को solve करने का तरीका है जिसमें हम natural selection को use करते हैं. And it is matched with fitness function. Fitness function क्या होता है, basically इसके अंदर हम solution को compare करते हैं कि how fit the solution is with respect to the problem. So our answer would be P is matched with B. Let's see which option has P matched with B. Option 2. Q is matched with C. Okay, no other option is matched with B and C. So the right answer would be option 2. Let's move on to the last question of the video. Match the following with list 1 and list 2. So let's match them. First we have beheaded stream. Beheaded stream basically क्या होता है, जब किसी भी वाटर कोर्स का इरोजन की वजह से हेड कट ऑफ हो जाता है और वो कैप्चर हो जाती है किसी दूसरी स्ट्रीम, कोई दूसरी स्ट्रीम उसको कैप्चर कर लेती है, तो हम उसको कहते हैं beheaded stream. बेसिकली द हेड इज कट ऑफ. सो लेट्स सी विच ऑप्शन हैज वैली और कोल with which has no stream passes, no. Sharp changes in direction of stream, no. The valley or pass through which a ridge or range goes through, which stream runs. Stream that is deprived of part or all of its former watershed by stream capture. So this one would be the right answer. Then we have water gap. Water gap क्या होता है, बेसिकली कोई भी वाटर का फ्लो माउंटेन में या माउंटेन रिज में एक गैप क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू वाटर फ्लो होता है, तो हम उसको बोलते हैं वाटर गैप. और अगर इस गैप के थ्रू वाटर फ्लो नहीं होता यानी कि वहाँ पे कोई स्ट्रीम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे विंड गैप. ओके, सो लेट्स सी वाटर गैप क्या होगा. वैली और कोल इन अ रिज और रेंज थ्रू विच नो स्ट्रीम पासेस. सो जहाँ पे कोई स्ट्रीम पास नहीं होगी वो क्या होगा, विंड गैप. सो सी विल मैच विद ई. एंड वाटर गैप क्या होगा, जहाँ पर a valley or pass through which a ridge or range through which a stream runs. So this would be water gap. Last is elbow of capture. Elbow of capture क्या होता है, basically abruptly किसी stream का अगर course change हो जाए यानी कि वो turn हो जाए due to stream piracy, so उसको हम बोलते हैं elbow of capture. So let's see. Option F would be right, sharp change in the direction of a stream. So let's see which is right answer. Beheaded stream, A is matching with H. Let's see which option has A with H. Option 2 and option 4. So 1 and 3 cancelled. B is matched with G. B is matched with G in both these options. Then C is matched with E. C is matched with E. Okay. Then the last option, elbow of capture, is matched with F. So the right answer would be option 2. So इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की कि एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड किया है ताकि हम कंफ्यूज हो सके, क्योंकि यहाँ पे देख लो ऑल इवन द
3 ऑप्शंस आर सेम, यानी कि पहले 3 ऑप्शंस तो दोनों में सेम है, ओनली द लास्ट ऑप्शन इज वैरिंग. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग एग्जाम्स जहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए होते हैं just to confuse you. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any questions or queries, write it down in the comment section below. And if you're new here, I would recommend that you subscribe to our channel because we will be bringing solutions of CSIR net very regularly. And I'll see you in the next video. Goodbye.